स्टूडेंट क्लास 9 में सामाजिक विज्ञान में आज नागरिक शास्त्र इस समय पढ़ाया जा रहा है। तो नागरिक शास्त्र का आज चौथा अध्याय है संस्थाओं का कामकाज। मतलब कि संस्थाएं जो होती हैं, विभिन्न संस्थाएं वो अपने काम को किस तरह से करती हैं। तो इस चैप्टर में हम उसी बारे में पढ़ेंगे कि संस्थाएं किस तरह से अपने काम को करती हैं। तो जो पहला इसमें का पॉइंट है, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। यानी कि कोई भी फैसला होता है सरकारी से संबंधित, सरकार से संबंधित कोई भी फैसला होता है उसको कैसे किया जाता है। तो एक सरकारी आदेश था, एक सरकारी आदेश था 13 अगस्त 1990। 13 अगस्त 1990 ईस्वी को एक फैसला लिया गया जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया कार्यालय ज्ञापन। वो एक जो निर्णय लिया गया था, फैसला लिया गया था किस संबंध में, वो एक पेज का, वो जो निर्णय था वो कार्यालय ज्ञापन, वो एक पेज का, उसमें एक पेज का नोटिस टाइप का था। जैसे कि आमतौर पर हम क्या देखते हैं, स्कूलों में देखते हैं कि स्कूलों के बाहर नोटिस लगा होता है, ठीक उसी प्रकार से वह निर्णय था जो स्कूलों के बाहर जैसे लगा होता है उसी से संबंधित था। क्योंकि यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण था, यह निर्णय जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था और बाद में क्या हुआ, बाद में विवादों का कारण बना। अब इस जो निर्णय लिया गया था इसमें क्या था, इसमें जो निर्णय लिया गया वो जो नीतिगत फैसला था उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि भारतीय सरकार का जो सरकारी नौकरियां होती, भारतीय सरकार के पद पे जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें 27% आरक्षण दिया जाएगा। इसको SEBC एक नई कैटेगरी बनाई गई SEBC, जिसका मतलब क्या होता है, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज मतलब कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए थे उनके लिए 27% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी इस आदेश में। इससे पहले जो 27% आरक्षण दिया जाता था, दो वर्गों को दिया जाता था, दो जाति समूहों को दिया जाता था। कौन कौन थे, एक थी अनुसूचित जाति और दूसरी क्या थी, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जातियों को 27% आरक्षण दिया जाता था और अनुसूचित जनजातियों को भी 27% आरक्षण दिया जाता था। अब एक अन्य जातियों को भी 27% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, जिसे क्या कहा गया, SEBC मतलब कि सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। मतलब कि जो नियम बनाया गया, जो फैसला किया गया था वो यही था, एक अन्य जाति को जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है उसको भी 27% का आरक्षण दिया जाएगा और सरकार का जो सरकारी जो पद होंगे सरकारी, उसमें 27% का आरक्षण सिर्फ इनके लिए होगा। दूसरे जाति के लोग उस 27% में नौकरी नहीं पा सकते हैं। यानी कि अगर ये 27% सीट नहीं भर पाती है तो ये खाली ही चला जाएगा। तो इस प्रकार का निर्णय किया गया। अब अगला पॉइंट है निर्णय करने वाले। ये जो फैसला दिया गया उस फैसले का निर्णय किसके द्वारा किया गया था। अब ये जो फैसला दिया गया कि कहा गया कि 27% आरक्षण दिया जाएगा,
इसका निर्णय किसके द्वारा किया गया, यानी कि ये निर्णय किसने किया कि एक अन्य जाति को शैक्षिक और सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जातियों को 27% आरक्षण दिया जाएगा, यह निर्णय किसने किया है। तो इस आदेश को जारी करने का जो फैसला था वो किसने किया। जाहिर है कि एक व्यक्ति ने नहीं किया होगा, वो फैसला जो किया गया, निर्णय किया गया कि 27% आरक्षण दिया जाएगा, एक व्यक्ति ने तो किया नहीं होगा, तो किसने किया। एक व्यक्ति ने नहीं किया, जिसका उस आदेश पे हस्ताक्षर था, जिसने उस आदेश पे हस्ताक्षर किया, सिर्फ उसने तो वो किया नहीं होगा, तो ये किसने किया, अकेले उसने किया नहीं होगा, उस व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति ने क्या किया होगा, उस व्यक्ति ने अपने मंत्री के किए गए निर्णय जो उसके मंत्री ने कहा होगा, तो उसने निर्णय को मानते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिया होगा। लेकिन वास्तविक रूप से उस निर्णय में किसका किसका हाथ था कि सभी को 27 उन जातियों को यानी कि एससी बीसी को 27% का आरक्षण दिया जाए, यह निर्णय किसके द्वारा किया गया। एक व्यक्ति ने किया नहीं था, एक व्यक्ति ने किया नहीं था जिसने कि उसके हस्ताक्षर किया होगा। तो किन किन लोगों ने किया था, किन किन लोगों ने किया होगा, तो हम उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि पहला पॉइंट उसमें जो निर्णय किया गया था वो पहला हो सकता है राष्ट्रपति। उसमें राष्ट्रपति की भूमिका हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्र देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष और औपचारिक रूप से देश का प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति का हाथ हो सकता है। दूसरा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो होता है सरकार का प्रमुख होता है। इसके पास वो सबसे जो सरकार में सबसे अधिक शक्ति होती है वो इसी के पास होता है। इसके पास फैसले लेने का अधिकार होता है। तो ये दोनों उस आदेश, उस जो नियम बनाया गया, जो आदेश दिया गया, जो हस्ताक्षर करवाया गया ज्ञापन में, इन दोनों का हाथ इसमें हो सकता है। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के सिफारिश से राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के सिफारिश से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिससे उसके बाद में जो मंत्रिमंडल का गठन होता है उसमें निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा एक होता है संसद। संसद के साथ साथ संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति और दो अन्य सदन होते हैं। संसद में राष्ट्रपति होता है और दो अन्य सदन होते हैं। कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी भूमिका, जो निर्णय लिया गया उनमें इनकी भूमिका हो सकती है। उस निर्णय में जो 27% आरक्षण देने की बात कही गई, तो इन लोगों की भूमिका उसमें हो सकती है। देखिए अब ये सरकारी आदेश ऐसे नहीं था कि सरकारी आदेश 27% देने का आरक्षण कर दिया गया और नियम बन गया। ये काफी लंबे समय तक चला आ रहा था। ये सरकारी आदेश था, इसका घटनाक्रम काफी समय से चला आ रहा था। भारत सरकार ने 1979 ईस्वी में भारत सरकार ने 1979 ईस्वी में क्या किया, भारत सरकार ने 1979 ईस्वी में दूसरा पिछड़ी जाति का गठन किया। दूसरा पिछड़ी जाति आयोग, दूसरा पिछड़ी भारत सरकार ने क्या किया, 1979 ईस्वी में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया। अब इस आयोग का जो गठन किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता वीपी मंडल ने। ये जो दूसरा आयोग, पिछड़ा जाति आयोग गठित किया गया 1979 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता किसने की, वीपी मंडल ने की। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मंडल आयोग के नाम से जाना गया। जो जिसकी अध्यक्षता दूसरे पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता वीपी मंडल ने की, तो इन्हीं के नाम पे इसे क्या कहा गया, मंडल आयोग कहा गया। अब इसमें इनका काम क्या था, इसमें इनको क्या काम दिया गया था, इसमें इनको ये करना था कि देश के कोने कोने से इन्हें सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए व्यक्तियों को या संगठनों को, जातियों को ढूंढना था कि कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको चुनना था, मार्क करना था, उनको ट्रीट करना था, और फिर उनकी समस्या क्या है, उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, उसको दूर करना था। तो 1980 ईस्वी में वीपी
मंडल ने क्या किया, अपनी सिफारिशें दी। बीपी मंडल ने जो मंडल आयोग का गठन किया गया 1980 ईस्वी में, उन्होंने अपनी सिफारिशें दी और उसमें उन्होंने क्या कहा कि इन सामाजिक तौर पे और शैक्षिक तौर पे पिछड़े हुए लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया सकता है, इनकी समस्या को का निपटारा करने के लिए इन्हें 27% आरक्षण देने की आवश्यकता है। अगर इन्हें 27% आरक्षण दिया जाता है तो हो सकता है कि इनकी समस्याएं जो है, जो इनके पिछड़ापन है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इनका जो इस तरह से वर्षों तक कई पार्टियां और सांसद ने इस मंडल आयोग को लागू करवाने के पीछे रही कि इस मंडल आयोग को लागू किया जाए, यानी कि 27% आरक्षण दिया जाए। और अंततः क्या हुआ, अंततः 1989 ईस्वी में यह लागू हुआ। 1989 ईस्वी के आसपास यह लागू हुआ। कब? जब लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में जो एक पार्टी थी जनता दल, लोकसभा चुनाव की एक पार्टी थी जनता दल, उसने क्या किया, उसने अपने घोषणा पत्र में ये कहा, जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा अगर वो लोकसभा का चुनाव जीतती है, यानी कि जनता दल अगर लोकसभा का चुनाव जीतती है तो वो क्या करेगी, मंडल आयोग का जो आदेश है, यानी कि रिपोर्ट जो तैयार किया गया 27% आरक्षण देने का, उसको लागू कर देगी। तो यह उनका घोषणा पत्र था। तो अब अंततः क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में जनता दल जीत गई और जनता दल की सरकार बनी और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, बीपी सिंह को। बीपी सिंह जनता दल के प्रधानमंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने क्या किया, नई सरकार संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नई सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री बनते बीपी सिंह ने, जो नई सरकार थी, उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण के दौरान उनके भाषण के जरिए अपनी जो बातें थी, जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था, उसको लागू करने के फैसले के बारे में उन्होंने बताया। 6 अगस्त 1990 को 6 अगस्त 1990 को उन्होंने क्या कहा, कैबिनेट के बैठक में औपचारिक निर्णय लिया। 6 अगस्त को उन्होंने कैबिनेट के जो बैठक में इसमें औपचारिक निर्णय लिया, किसको, 27% आरक्षण देने के लिए उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया। और उसके पश्चात उन्होंने संसद को सूचना दी। बीपी मंडल की जो सरकार थी, उन्होंने संसद को सूचना दी कि वो उस नियम को लागू करने वाले हैं। और बाद में उसे कहाँ भेजा गया, संसद को सूचना दी, उसके बाद उसे कहाँ भेजा गया, प्रशिक्षण विभाग में। उस 27% आरक्षण देने के नियम जो थे उसे प्रशिक्षण विभाग में भेजा गया। प्रशिक्षण विभाग ने क्या किया, प्रशिक्षण विभाग ने उनकी बातों को मान लिया, यानी कि इनका जो आदेश था उसको मानकर उस पे हस्ताक्षर कर दिए। और अंततः 13 अगस्त 1990 को यह कानून बन गया, यह नियम बन गया। कौन सा नियम बना कि अब सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब एक और जाति बन, तीसरी जो जाति है SEBC, यानी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जाति को भी 27% का आरक्षण दिया जाएगा। तो इसके पश्चात क्या हुआ, अगले कुछ महीने में विवाद बढ़ता चला गया, यानी कि इसी बात की चर्चाएं होने लगी, अखबारों में, पत्रिकाओं में इसी बात की चर्चा थी। हर जगह क्या कहते हैं कि एक आंदोलन टाइप का होने लगा, हर जगह आंदोलन टाइप का होने लगा, यानी कि और जो भी आंदोलन हुआ वह हिंसात्मक रूप, धीरे धीरे हिंसात्मक रूप ले लिया। अब इसका क्या कारण था कि सरकार का जो फैसला था 27% आरक्षण देने का, उसमें जनता आंदोलन क्यों करने लगी और वो हिंसात्मक रूप से आंदोलन क्यों होने लगा, इसके 2 कारण थे। पहला, एक जो पक्ष के लोग थे, यानी कि इस नियम को मानने वाले लोग थे, इस नियम के पक्ष वाले लोग थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये नियम अच्छा है, क्योंकि इससे जो पिछड़े लोग हैं, जो उनके समाज में जो असमानता है वो क्या होगी, वो दूर होगी, क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं वो सरकारी पद पे नहीं है। इस फैसले से उनको सरकारी पद
पाने का मौका मिलेगा तो जो उनकी असमानताएं हैं वो दूर होंगी, उनकी शैक्षिक विकास होगा, सामाजिक असमानताएं दूर होंगी और आर्थिक विकास भी होगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष था उसने क्या सोचा? दूसरा पक्ष का तर्क यह था कि अगर इन्हें इन जातियों को 27% का आरक्षण दिया जाएगा तो उनकी नौकरी जाने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो उच्च जाति के लोग थे वो इन लोगों के हिसाब से पढ़ने में अच्छे थे, और अगर इन्हें 27% का आरक्षण दिया जाएगा तो उनकी जो नौकरी है वो छिन जाएगी, काफी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, काफी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो योग्य हैं, उनको भी नौकरी नहीं मिलेगा। और इससे क्या होगा? देश में जातिवाद बढ़ेगा, देश में जातिवाद बढ़ेगा और एकता को भी खतरा उत्पन्न होगा। तो ये समस्याएं थी। तो इसी दोनों समस्याओं को लेकर क्या हुआ कि आंदोलन, क्रांति, क्या कहते हैं, हिंसात्मक आंदोलन शुरू हो गए। अब अगला पॉइंट क्या है? आंदोलन तो शुरू हो गया इस बात को लेकर कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उच्च जाति के लोग थे, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगा, वे लोग क्या करने लगे? हिंसात्मक आंदोलन करने लगे। अब ये जो विवाद बढ़ गया था उसका निपटारा कैसे, यानी कि विवादों का निपटारा कैसे होगा? विवादों का निपटारा कैसे हुआ और विवादों का निपटारा किसने किया? तो जब ये विवाद बढ़ गए तो इस नियम को, इस आदेश को न मानने वाले लोग थे, जो इस आदेश के विरोधी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर दी कि ये नियम लागू न किया जाए, ये नियम लागू न किया जाए। इससे काफी लोगों को क्या होगा? दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, काफी लोगों की नौकरियां जाएंगी। तो इसे क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट यानी कि या हाई कोर्ट में इसे लागू किया गया और कहा गया कि सरकार ने जो फैसला नियम बनाया है उस नियम को तत्काल रूप से स्थगित कर दिया जाए, इस पे रोक लगा दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी नियमों को एक साथ जोड़ दिया। इन सभी जो मुकदमे किए गए थे इस निर्णय के विरुद्ध, उन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और ये जो मुकदमा बन गया वो क्या बन गया? इंदिरा साहनी। ये पूरा मुकदमा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी को जोड़ दिया। ये मुकदमा क्या बन गया? इंदिरा साहनी तथा अन्य, इंदिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत सरकार। यानी कि ये जो मुकदमा था सबको जोड़ कर क्या हो गया? इंदिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत सरकार। यानी कि इंदिरा साहनी के नेतृत्व में अन्य पार्टियां, अन्य लोग, अन्य दल के लोग या अन्य सामाजिक लोग या अन्य जात के लोग सरकार के विरुद्ध क्या किए? अपील कर दिए। तो ये मुकदमा इनके विरुद्ध हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की 11 सदस्यों ने, सुप्रीम कोर्ट के 11 सदस्यों ने 1992 में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के 11 जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे उन्होंने 1992 में अपना फैसला सुनाया, मिलकर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। उस फैसले में उन्होंने क्या कहा? उस फैसले में उन्होंने जो भारत सरकार का नियम था कि 27% का आरक्षण दिया जाए उसे सही ठहराया, उसे गलत नहीं ठहराया, उसे सही ठहराया। लेकिन उसमें कुछ संशोधन करने के लिए कहा गया। क्या संशोधन करने के लिए कहा गया? कि 27% जो आरक्षण दिया जा रहा है पिछड़ी जातियों के लिए, अगर उन पिछड़ी जातियों में ऐसा तो है ना कि जो पिछड़ी जाति है वो सभी गरीब ही हों, सभी अनपढ़ ही हों, कम पढ़े लिखे हों, इसमें से कुछ धनवान भी होंगे, कुछ पढ़े लिखे भी होंगे। तो उन 27% पिछड़ी जातियों में से जो आरक्षण दिया जाएगा, पिछड़ी जातियों में जो जिनकी स्थिति अच्छी होगी उन्हें वह जो आरक्षण है उसे नहीं दिया जाएगा। जिनकी स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण किसे दिया जाएगा? जो सामाजिक और पढ़े लिखे तौर पे पिछड़े हुए हैं उन्हें ही वह आरक्षण दिया जाएगा। तो ये क्या किया गया? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और इस फैसले के बाद क्या हुआ कि जो समस्याएं थी, जो विवाद था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? समाप्त होने लगा। यानी कि विवाद धीरे धीरे विवाद का निपटारा हो गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। अगला पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि राजनैतिक संस्थाओं की आवश्यकता।
संस्थाओं की आवश्यकता। तो हमने उदाहरण में क्या देखा, उदाहरण में देखा कि सरकार जो होती है कैसे काम करती है, सरकार कैसे काम करती है और उस काम को करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। सरकार अकेले कोई भी काम नहीं कर सकती। सरकार पर जो नागरिक, इस सरकार पर क्या होता है, सरकार का दायित्व क्या होता है, सरकार का दायित्व होता है नागरिकों की सुरक्षा, उन्हें शिक्षा प्रोवाइड कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना। और इसके अलावा सरकार क्या करती है, सरकार का तो ये क्या होता है, नागरिकों की सुरक्षा करना, उनकी यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं उसको दूर करना। सरकार क्या करती है, सरकार कर लेती है, सरकार टैक्स लेती है और उस टैक्स से जो पैसे आते हैं उसको किसके खर्च करती है, उस टैक्स को सरकार सेना पर खर्च करती है, स्वास्थ्य पर खर्च करती है, शिक्षा पर खर्च करती है। इसके अलावा बहुत सारे चीजों की वह खर्च करती है जो समाज, जिसके कारण समाज पिछड़ा हुआ होता है। ये सरकार का काम होता है, टैक्स लेना और फिर ये जो सुविधाएं होती हैं उसे उपलब्ध कराना। अब जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं, सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में ये संस्थाएं होती हैं। जो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ की ये संस्थाएं होती हैं, क्योंकि अकेले देश को चलाया नहीं जा सकता है, विभिन्न संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। जैसे कि कोई संस्था, जैसे कि विधायिका, ये विधायिका का काम क्या होता है, संसद में नियम बनाना और नियम को लागू करना, नियम को संशोधित करना। कार्यपालिका का काम क्या होता है, उस नियमों को फॉलो करवाना, लागू करवाना। और जो लास्ट होता है, अगर इन दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए, विधायिका से संबंधित कोई भी विवाद, नियम से कोई भी विवाद हो जाता है, आंदोलन हो जाता है, हिंसात्मक आंदोलन होता है, तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है, न्यायपालिका करती है। यानी कि जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वही क्या करता है, इन विवादों का निपटारा करता है। तो राजनीतिक संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। अगर राजनीतिक संस्था जिस देश में नहीं है वहाँ पे सरकार को अच्छी तरह से चलाया नहीं जा सकता है। तो राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तीनों मिलकर काम करती हैं और उससे तीनों क्या करती हैं, या जितने भी संस्थाएं होती हैं एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करती हैं, उनके अपने काम, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकती हैं। तो हर देश में, जितने भी लोकतंत्र देश हैं, उन देशों में राजनीतिक संस्थाओं का होना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसके बाद अगले वीडियो में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये इतना टॉपिक समझ में आया होगा कि नियम कैसे बनते हैं और कैसे लागू किए जाते हैं, विवाद अगर होते हैं तो उसका निपटारा कैसे किया जाता है। आई होप आपको ये इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में संसद से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।